यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। हम किताबों की दुनिया एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं जाकिर हुसैन जी की किताब वोल्गा से शिवनाथ तक। ये किताब है और सबसे पहले मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये इस किताब के लेखक हैं और इन्होंने कड़ी मेहनत से इस किताब को लिखा है और इस किताब के बारे में डिटेल जानकारी जो है हम लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किताब जो है सर्वप्रिय प्रकाशन कश्मीरी गेट नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है और इस किताब का मूल्य कितना है? 500। ये 500 रुपीज़ है इस किताब का मूल्य। और ये किताब आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका जो जिक्र है हम डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के अगर आप किताब मंगाना चाहें तो आप किताब मंगा सकते हैं। तो जाकिर हुसैन साहब, आप ये बताइए कि ये किताब जो है वोल्गा से गंगा, एक किताब काफ़ी प्रसिद्ध किताब है, राहुल सांस्कृत्यायन की किताब, और हम सब ने उसको पढ़ा है और वो काफ़ी ऐतिहासिक किताब है और बहुत ही बारीकी से वो सारे इतिहास का जो है उसमें जिक्र आता है। तो उससे मिलता जुलता ये नाम भी है और ये वोल्गा से शिवनाथ तक, मतलब शिवनाथ मतलब छत्तीसगढ़, वोल्गा से छत्तीसगढ़ तक की जो दूरी है या सफ़र है उसके बारे में कहीं ना कहीं इसका जिक्र है और इस्पात नगरी पर केंद्रित है साथियों ये किताब। तो इस किताब को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल में इस पर कुछ बातचीत हो जाए। सबसे पहले तो धन्यवाद आपने बुलाया उसके लिए। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी ने जो लिखा है वो तो क्लासिक है और सारी दुनिया को मालूम है, वोल्गा से गंगा। अब ये ज़रूर मैं कहूँगा कि प्रेरणा तो वही है। वोल्गा जो है वो अब तो खैर अलग अलग रूस सोवियत संघ टूट चुका है। एक ज़माने में सोवियत संघ की बड़ी नदी के नाम पे वोल्गा को ही जाना जाता था। तो प्रेरणा का जहाँ तक के सवाल, अब चूँकि मैं इस्पात नगरी भिलाई का हूँ, भिलाई में मेरा जन्म हुआ, भिलाई के परिवेश में ही पला बढ़ा, तो सारी चीज़ें तो जहन में थी और हम लोग बचपन से अपने आसपास रशियंस लोगों को खूब देखते थे, कभी सेक्टर 9 में, कभी रशियन कॉम्प्लेक्स में या कभी सिविक सेंटर में। तो एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी कि ये रशियन लोग हैं। हम लोग आपस में, बच्चे लोग भी खेलते हुए आपस में बोलते, अरे रशियन लोग जा रहे हैं, और रशियन लोग भी हाय हेलो करते थे, रुकते थे बच्चे लोगों के साथ में, ऐसा नहीं। और ये चीज़ें थी। तो पत्रकारिता में आने के बाद में इन सब चीज़ों को ऐसा लगा कि इन पर कुछ लिखना चाहिए। तो जाहिर है प्रेरणा तो थी आसपास का परिवेश, आसपास का घटनाक्रम, लेकिन उसको, उस प्रेरणा को उचित बोलना चाहिए मंच मिलना। सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं ना कि मैं अपनी बचपन की यादें लिख दूँ, उतना काफ़ी नहीं है। सवाल ये था कि उसको हम एक तरीके से दस्तावेजीकरण कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता में आने के बाद में बहुत छोटी छोटी स्टोरी तो हम लोग करते ही थे, और तब तक मतलब 2000 की बात है, 2002-2001, ये तब तक रूस तो टूट चुका था और अलग अलग गणराज्य थे। तो हमारे यहाँ भिलाई में कुछ रशियंस थे और कुछ गिनती के थे, और कुछ ऐसे रशियंस फैमिली थे जिनकी मतलब हिंदुस्तानी हस्बैंड और उनकी वाइफ रशियन, ऐसी भी फैमिली थी। तो पत्रकारिता में आने के बाद में ऐसा मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए कभी, कि ये कैसे भिलाई कैसे आए, क्या हुआ। तो ये बहुत, उसको अगर कट शॉर्ट में मैं बताऊं तो ये हुआ कि कुछ ऐसे संयोग बना, बोलिए कोइंसिडेंस रहा, कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अब
हाय हेलो करना अलग होता है और आप किसी के साथ बैठ के बात करना चाहे वो भी उसके साथ बैठे जिनकी भाषा आपको नहीं समझ में आती और आपकी भाषा को सामने वाला नहीं समझता, बीच में आपको कोई ना कोई मध्यस्थ चाहिए। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ी। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि एक नाम मैं लेना चाहूँगा, इस किताब में उनका इंटरव्यू भी है, वो है विष्णु प्रभाकर तोपखाने वाले, उनका नाम था। तो विष्णु प्रभाकर जी की खासियत ये थी कि भिलाई प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो वो शायद 12-14 साल के बच्चे थे और बिलासपुर से घर से भाग के भिलाई आ गए थे। और एक छोटा बच्चा जैसे होता है हर किसी को प्यारा होता है, तो वो रशियंस लोगों के बीच में विष्णु जो है वो मतलब पले बढ़े जैसा बोलना चाहिए। हालांकि उनके दिल्ली में सर्वोदय विहार में प्रदीप सिंह जी रहते थे और एक दोपहर हम लोग बैठे हुए थे, खाना वाना खा के, ठंड का टाइम था, धूप में बैठे थे, तो वो बोले कि मैं तुमसे एक बात बहुत दिन से कहना चाह रहा था। मैं बोला बताइए। तो बोले कि देखो हम लोग जनसंपर्क में थे तो हम लोगों ने भिलाई के ऊपर खूब लिखा और लिखवाया भी। सच बात यह है कि जो भी हमने लिखा और लिखवाया सब कुछ अंग्रेजी में करवाया। जितने भी लेखक आए जो बाहर से आए, जिनको हम लोगों ने बिल्कुल रेड कारपेट बिछा के बुलाया और उनको कंपनी गेस्ट बना के रुकवाया, सारी फैसिलिटी दी, लेकिन उन लोगों ने जो लिखा है उसमें वो चीज़ वो मज़ा नहीं आया। ये प्रदीप सिंह का बोले, मैं दिल से बता रहा हूँ, वो ठीक है वो लोगों ने लिख दिए, मैनेजमेंट ने लिखवा लिया, वो सब बाहरी लोग थे या भिलाई में भी रहे हुए हैं तो वो अंग्रेज़ी में लिखे, उससे भिलाई वाला अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। वो हम लोगों ने कुछ एग्जीक्यूटिव लोगों के बीच में बांट दी वो किताबें या हमारी लाइब्रेरी में रह गई, लेकिन उसको बहुत वो नहीं हुआ। तो तुम क्यों नहीं लिखते? तो मैंने बोला सर लिखने को ऐसा कोई वो नहीं है, क्यों नहीं लिख सकते करके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो लगातार निगरानी रखता है अपने बच्चे स्कूल स्टूडेंट के ऊपर, तो लगभग प्रदीप सिंह जी इस मामले में मेरे लिए एक प्रिंसिपल की तरह साबित हुआ कि वो दिल्ली में थे, मैं भिलाई में था, फिर वो बहुत सारी चीज़ों को वो लाइन अप किए। उस टाइम में तो सब लैंडलाइन वाली चीज़ें थी 2001-2 में, तो लैंडलाइन पे ही उनसे बात होती थी, फिर वो कुछ फैक्स करते थे, फिर ईमेल चालू हुआ तो मेल करना चालू किए वो। इस तरीके से चीज़ें जो है जुड़ती गई। इधर विष्णु के माध्यम से मैंने इंटरव्यू भी शुरू किया, तो चीज़ें जुड़ती गई और कहानी बनते गई, फिर पता चला और उसमें फिर मज़ा आने लगा उन कहानियों को करने में। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक संग्रह बनता गया और वो लगातार न्यूज़ में छप रहा। हाँ, वो हरिभूमि में 2003 में मैंने एक कॉलम शुरू किया था, वोल्गा से शिवनाथ तक। तो 15 दिन ये मेरा कॉलम चला और 15 दिन मैंने सिर्फ रशियंस कपल की स्टोरी लिया था उसमें कि आप दोनों, आप मतलब अंकल और आंटी, आप लोग जब मिले वहाँ रशिया में जो भी स्टील प्लांट के टाउनशिप में, तो किन हालात में आप कैसे यहाँ आए, फिर यहाँ आने के बाद में कैसे यहाँ के कल्चर में कैसे आप घुल मिल गए। तो ये सब चीज़ें फिर वो सहज हो के, फिर ऐसा इतने भी सहज हो गए कि फिर लोगों से ऐसे फैमिली से बिल्कुल एक घरोबा जैसे हो गया। तो उनसे फिर अंकल हो या आंटी हो, फिर सारे इनपुट जो है वो सहज होकर मिलते गए। तो लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ आपकी बात को थोड़ा सा रोकते हुए कि किताब, चूँकि मैं लगभग आधी एक किताब पढ़ चुका हूँ, तो इस किताब में दोस्तों इस ढंग से लिखा गया है कि वो कैसे भिलाई का सपना साकार हुआ, कैसे वहाँ पर चिमनी बनी और जो पहला ब्लास्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्नेस वगैरह जो भी पहली टैपिंग हुई। तो वो अगर आप इस किताब को आप पढ़ते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि किस प्रकार से एक गांव को कई गांवों को मिला करके उसको अधिग्रहण किया गया, फिर वहाँ से लोगों को हटाया गया और फिर वहाँ कॉलोनी की शुरुआत हुई, फैक्ट्रियाँ बननी चालू हुई। वो प्रोसेस किस प्रकार से प्रधानमंत्री आए पंडित नेहरू और दूसरे जो तमाम अधिकारी हैं, मंत्री हैं, किस प्रकार से यहाँ के जो पहले जीएम जो बने उन्होंने किस प्रकार से काम किया। तो इन सारी बातों को बहुत ही सटीक ढंग से
सलीके से इसमें बताया गया है कि, और किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ते हैं बल्कि पूरी जो इतिहास है उसको आप देखते हैं और उतने साल पीछे जाकर के आप उसको अपने नज़र में उसको देखते हुए पाते हैं। ये महसूस होता है किताब, और यही इस किताब की जो महत्वपूर्ण बात है, और ये काफ़ी चर्चित किताब है। और मुझे लगता है कि जो किताब प्रेमी हैं उनको ज़रूर एक बार ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ जाकिर भाई, इसमें करीब 100 आलेखों को आपने अलग अलग इसमें लिया हुआ है, और ये एक प्रकार से समय के हिसाब से भी ये कालखंड के हिसाब से वो सेट है कि शुरुआत की घटना को आपने पहले लिया और बाद की घटना को बाद में लिया। तो इसमें ख़ास तौर पर जो रूसी कपल्स की बात है और जो यहाँ पर घटना घटी और यहाँ के लोगों का क्या उसमें योगदान रहा, उसको भी आपने इसमें जो है शामिल किया है। तो इस किताब की जो एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि वो इसका एक दस्तावेज भी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स को आपने इसमें शामिल किया है, साथ साथ कुछ दस्तावेज भी इसके का भी इसमें आपको मदद मिला है। तो क्या ये काम के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने आपको कुछ इसमें मदद की या उनके अधिकारी आपको साथ दिए? नहीं, देखिए, शुरुआत जब आप कोई काम की करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके लिए रेड कारपेट बिछा है और चलो बेटा शुरू हो जाओ, ऐसा तो कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, है ना। तो ठीक है, मैं भी अपवाद नहीं हूँ कि मैं बस बिल्कुल शुरू किया। शुरू जैसे मैंने बताया प्रदीप सिंह जी से शुरू किया। तो एक जो तरीका होता है, एक प्रपोज़ल बना के मैंने भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट को दिया। अब अधिकारी का उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब दिवंगत हो चुके हैं। तो उन्होंने प्रपोज़ल को देखा और उनका पहला कमेंट ये था कि देखो, ये तुम ए से शुरू करो, उसके पहले मैं जेड पे लाके ख़त्म कर रहा हूँ कि ये संभव नहीं है। यार, हम तुमसे क्यों लिखवाएंगे, और हमको अगर लिखना होगा तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, जनसंपर्क विभाग है, हिंदी सेल है, हम अपने लोगों से लिखाएंगे, हम तुमसे क्यों लिखवाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब पहले ही कदम पे सीधा मतलब नकारात्मक जो है वो सांप सीढ़ी वाला खेल टाइप से हुआ कि वो जैसे ही गोटी फेंके ऊपर गए, सांप ने काटा फिर नीचे बोले नहीं, पॉसिबल नहीं है, तुमको करना तुम अपना पर्सनल करो। मैं बोला आप ये बताइए मैं पर्सनल कैसे करूँगा। अब ये सारे लोग, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई भोपाल में है, कोई बेंगलोर में है, कैसे मैं करूँगा। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो मैं बता रहा हूँ कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल, ये तो पिछले 20-25 साल का, उसके पहले का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत खोजबीन करने पे भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। पहले जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता कहाँ हैं? ठीक है, दिवंगत हो गए होंगे, हम मानते हैं, लेकिन उनका परिवार तो होगा, कुछ तो होगा, तो कोई रिकॉर्ड नहीं। तो बोले यार नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि देखिए, फिर मैंने अपने मैनेजमेंट से बात किया, हरिभूमि में ही था तब भी मैं। तो हरिभूमि से तो हमेशा मेरे को मतलब इस बात को तो मैं बोलूँगा कि कभी मतलब कोई बैरियर नहीं रहा हरिभूमि में कि नहीं तुम मत करो, तुम क्यों करोगे करके। हरिभूमि ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम करो, तो शुरू तो करो। संपादक थे उस टाइम में, पहले एलन शीतल जी थे और उसके बाद में हिमांशु द्विवेदी जी आए। तो इन लोगों ने कभी रोका नहीं, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि रोका नहीं और करना है तो फिर फाइनेंस कैसे होगा, आप आओगे जाओगे तो वो कैसे होगा। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि फिर एक अजीब सा, एक विचित्र सा समझौता हुआ, जो अब मुझे वीडियो पे बोलने में कोई हिचक नहीं है। एक विचित्र, बड़ा एक अजीब सा हुआ। तो खैर ठीक है। मेरे सामने लक्ष्य ये नहीं था कि कोई गाड़ी लेने के लिए आए और गेस्ट हाउस में रुकूं और खाने पीने सारी सुविधा हो, तो ऐसा तो कभी रहा नहीं। तो ठीक है, मैं बोला चलो जो आप ट्रेन का तो दे रहे हो, बाकी देखेंगे। तब कोई ऐसा तो नहीं था कि नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। बाकी अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले जनरल मैनेजर की बात करो, ऐसे कई ऐसे इंटरव्यू है जो इस किताब में है जिनका कोई रिकॉर्ड भिलाई स्टील प्लांट में नहीं था। मतलब वो कहाँ है, उनके परिवार वाले कहाँ हैं, वो कहीं किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं या कोई आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो शायद
ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। मैंने काफ़ी कोशिश किया, प्रदीप सिंह जी भी बोले कि नहीं मेरे पास भी नहीं है एड्रेस पहले जनरल मैनेजर मेहता साहब का, जबकि प्रदीप सिंह जी के जो फादर थे, पिताजी जो थे फुरतेज सिंह जी, वो उनके अंडर में काम किए हुए थे और दोनों फैमिली काफ़ी क्लोज रही थी नागपुर में एक ज़माने में। लेकिन टाइम के साथ में सब संपर्क खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो काफ़ी उसमें फिर मतलब अब चूँकि उनका नाम मेहता था तो मेहता नाम वाले भिलाई में जो कुछ थे बुज़ुर्ग, उन लोगों से पूछा तो बोले नहीं हमको नहीं मालूम, हम लोग दूसरे समाज के हैं, वो दूसरे समाज के थे। बहुत घूमने फिरने के बाद में, बहुत कोशिश करने के बाद में पता लगा कि ये इस समाज के हैं, खेड़ावाल बाज गुजराती समाज। उनको पूछा तो बोले कि हमारी राष्ट्रीय पत्रिका निकलती कलकत्ता से, तो हम कलकत्ता में उस टाइम में तो कोई इतना आज जैसे तो है नहीं कि व्हाट्सअप कर दिए, तो बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़े जब कलकत्ता संपर्क हुआ, जब कहीं जाके फिर मेहता जी के बेटे से संपर्क हुआ। और इस तरीके से ऐसे मतलब बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सुकू सेन जी की मैं बात करूँ, सुकू सेन भी भिलाई स्टील प्लांट के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, उस टाइम में जनरल मैनेजर की पोस्ट होती थी। सुकू सेन एक बहुत बोल्ड जनरल मैनेजर रहे यहाँ पे, और आज तो लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, वो 60 साल की उम्र में उनको भारत सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट का जनरल मैनेजर बनाया था। अरे बाबा। और 3 साल वो थे, वो पहले से आ गए थे, वो टाटा के चीफ इंजीनियर थे टाटा स्टील में, वहाँ से उनको भेजा गया था भिलाई के लिए। तो पहले चीफ सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट हुआ करता था जिसको आज ईडी वर्क्स बोलते हैं। तो वो उस पोस्ट पे रहते रहते जब 60 साल के हो गए तो तब फिर उनको अगला जनरल मैनेजर बनाया गया और 3 साल रहे। तो वो काफ़ी बोल्ड एक शख्सियत थे और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे इंजीनियर होने के अलावा। लेकिन अब दुर्भाग्य बोलिए या हमको मेहनत करनी थी या जैसा भी बोलिए, उनका कोई नामो निशान यहाँ नहीं था। यहाँ तक के बांग्ला बोलने वाले या बंगाली परिवार या बंगाली समाज या बंगाली साहित्य संस्कृति के संस्थान, इन सब जगह तलाशने के बावजूद सुकू सेन जी का कुछ कोई अता पता नहीं मिला। मतलब कहीं कुछ मिला ही नहीं, मतलब 2 साल तक के मैं भटकते रहा। तो कोई तो बताएगा, कोई भी, कई लोग मतलब लोग कोशिश भी किए, बोले लेकिन हमको मालूम नहीं है। वो तो यहाँ से 63 में चले गए थे, अब मैं 2005 में पूछ रहा हूँ। तो 45-50 साल के बाद में किसको मालूम रहता कौन कहाँ है। लेकिन बड़ा मतलब एक रोचक लगता है कि ऐसे कैसे हुआ। एक दिन अचानक, मतलब कोई वो नहीं था, अचानक मैं जनसंपर्क विभाग गया, अपनी खबर के लिए गया, तो मैं बस अंदर इंटर हो रहा था, एक सज्जन नीचे उतर रहे थे। तो किसी ने वहाँ के जनसंपर्क के एक सज्जन ने बोला कि ये इनसे मिलो ऐसा करके। तो मैं बोला क्या हो गया? तो वो सज्जन बोले कि मैं यूएसए में हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ और मैं रायपुर में आया हूँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और अभी लंच टाइम में सिर्फ मैं एक ही काम से आया हूँ। तो मैं बोला बताइए। तो बोले मेरी वाइफ के नाना जी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका नाम था सुकू सेन, और उनका स्टैचू कहीं पे लगा है ऐसा मेरी वाइफ ने बताया है। तो बोले मैं जनसंपर्क में पूछ रहा हूँ तो यहाँ कोई नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं बोला चलो मैं बता देता हूँ। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे अचानक से कैसे हो गया। मैं बताया, बोला आप मैत्री बाग जाइए, वहाँ पे लगा सुकू सेन जी की। तो ऐसे करके सुकू सेन जी के परिवार से संपर्क होता है। ऐसे मैंने काफ़ी जो है, हाँ, लोग मिलते गए, वो है ना कि कारवां बनता गया, वो उसी टाइप से कि ये तो देखिए लोगों को खोजना वो रोमांचित तो करता है कि आप इतने सालों बाद लोगों को खोज रहे हैं और लोग मिल रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक मोह भी बढ़ते जाता है या समझ बढ़ती है कि इस किताब में ये भी होना चाहिए या ये भी होना चाहिए। तो जब 2018 की बात है, प्रकाशक जो सुधीर शर्मा जी है वो अचानक मिले भिलाई में, और वो बोले कि वो तुम जो रूसी लोगों के बारे में खूब लिखते रहते हो, लाओ उसको किताब बनाते हैं अपन करके। तो तब तक के मेरे पास में सिर्फ रशियंस जो कपल हैं उनके इंटरव्यू थे और कुछ रशियन इंजीनियर के इंटरव्यू थे। बाकी तो ये सब चल ही रहे थे इंटरव्यू, मतलब
ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर मैंने काम शुरू किया। अच्छा। फिर धीरे धीरे समझ में आता गया कि इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लोगों से संपर्क करना शुरू किया। और तो इसमें एक चैप्टर मैंने दस्तावेज का दिया है। उस दस्तावेज में भिलाई में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो आए और आने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण और जो भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का हिंदी अनुवाद, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल किया हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो एक रोचक चीज़ मैं बताऊँ कि भाषण जो है वो एक मेरे अंदर लालच आया कि जवाहरलाल नेहरू उस ज़माने में क्या बोल के गए हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जो पूरा मॉनिटर कर रहा है एक प्रोजेक्ट को। मैं आपको बताऊं बड़ा रोचक मतलब वो है कि आज तो खैर ठीक है, अब देश तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है 70 सालों में, 75 सालों में। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में मतलब हर शनिवार को एक टाइम फिक्स था, रात 8 बजे, वो जो है वो भिलाई प्रोजेक्ट की समीक्षा करते थे। अच्छा। ऑनलाइन वो टेलीफोन पे पूरी रिपोर्ट लेते थे कि अभी कहाँ तक बना, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का नेहरू जी का भिलाई को लेकर के काफ़ी मतलब एक लगाव रहा है। वो जितनी 3 बार वो डायरेक्ट भिलाई आए और एक बार नंदनी से होके गए। तो तीनों बार उनके भाषण वगैरह के लिए फिर मैं नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, जो 3 मूर्ति नई दिल्ली में है, वहाँ गए। वहाँ भी काफ़ी सहयोग किए उन लोगों ने। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जब आए थे तो उस समय की पेपर कटिंग भी उन लोगों ने उपलब्ध कराई। अच्छा। तो ऐसे कई दुर्लभ दस्तावेज जो है वो मिलते गए और मिलते गए, तो उससे वो किताब समृद्ध हुई, जैसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो किताब, ये किताब जो है पूरी तरीके से समृद्ध हुई है। और इसमें किताब की जो भूमिका है वो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने लिखा है, जो हरिभूमि के प्रधान संपादक हैं। और काफ़ी अच्छी किताब है साथियों, और ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और काफ़ी चर्चित भी है। तमाम इसकी समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं और बड़े पैमाने पर इसका लोकार्पण भी हुआ है। तो जाकिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक समय निकाला और किताब के बारे में बातचीत करने के लिए। और भविष्य में हम फिर किसी मुद्दों पर बैठ कर के आपके साथ जरूर बातचीत करेंगे। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और कोई ख़ास किताब पर या किसी खास लेखक के साथ बातचीत आपको देखना है तो आप उसके बारे में कमेंट्स करके बताइए। अगली बार हम उन मुद्दों को लेकर के आपके सामने आएंगे और नई किताब को लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।